हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज फॉर द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको पूछा गया है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड। अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें, रिड्यूस कर दें, तो क्या चेंज आएगा फोर्स के अंदर, वो हमें बताना है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब हमको ना डिस्टेंस को ही, r को ही हाफ करने को बोल रहे हैं, तो r को जैसे ही हम हाफ करेंगे क्या हो जाएगा, r/2। अब इसी r/2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर, r का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब हमको यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। जस्ट हमने फॉर्मूला के अंदर r की वैल्यू को हाफ करके उसका स्क्वायर कर दिया, हमारा आंसर हमारे सामने है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, व्हाई देन अ हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों होता है कि मास के ऊपर, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता। मेन चीज जो है हमारी मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी जो जी की वैल्यू है वो तो सेम है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम। तो क्या लिखेंगे, देखो, एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इज कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ बॉडी, दस ऑल द बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, दैट इज व्हाई अ हेवी बॉडी डज नॉट फॉल्स फास्टर देन दैट ऑफ द लाइटर बॉडी। क्योंकि 9.8 जो वैल्यू है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो हमेशा कांस्टेंट ही, वो सेम ही रहती है। चलिए नेक्स्ट, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है, बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ हमको दे रखा है, क्या पता आपको एग्जाम में मास ना भी दे अर्थ का, तो आपको ये कॉमन सी वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ भी क्या पता आपको ना दे, तो रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको पता ना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू जी mm अपॉन में r स्क्वायर। जी की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमको गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय मास हमको दे रखा है, ठीक है। अर्थ का मास हो गया ये, और ये हमारी ऑब्जेक्ट का मास हो गया, तो ये 1 है और ये क्या है, 6 इंटू 10⁻24 हमको दे रखा है, अपॉन में r स्क्वायर। हमें रेडियस भी दे रखा है ना अर्थ का, तो वो कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6, उसका हमने स्क्वायर कर दिया, हमें आंसर मिल गया है 9.8। इतना फोर्स हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इजी सही था ये, डायरेक्टली हमें फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। डज द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर, और द स्मॉलर एज फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। मतलब अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या वो ज्यादा है, ठीक है, कौन ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट कर रहा है, इक्वल है, कम है, कैसी है, ठीक है। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की, हमने डेफिनेशन पढ़ी है, क्या होता है, देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ पढ़ा था हमने, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। उसके अंदर हमने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अ बॉडी ए अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी बी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द बॉडी बी अट्रैक्ट्स टू द बॉडी ए। दस the magnitude of force with which the earth attracts the moon is equal to the magnitude of force with which the moon attracts the earth. Thus both the earth and moon attracts each other with equal forces. Equal forces होंगे उन दोनों के बीच में। इस तरीके से आप थ्योरी में आपको इस चीज को एक्सप्लेन करके आ सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। तो इस चीज को हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। इसको किस तरीके से लिख के आओगे, देखो, मून एंड अर्थ एक्सर्ट्स फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, देखो, फोर्स का फॉर्मूला पता है हमें, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी हमारी, फोर्स अपॉन में मास। क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे हम, देखो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून इज वेरी स्मॉल, ठीक है। वो क्या होता है, काफी स्मॉल अमाउंट में हमारी वैल्यू निकल के आती है, एज द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज। और हमको पता है, अगर हम कंपेयर करते हैं मून और अर्थ के मास को, तो मून क्या है, लाइटर है मास में कंपेरेटिवली अर्थ के। तो यही रीजन है कि हमें मून जो है वो खिंचता हुआ नहीं दिखाई देता, किसकी साइड पे, अर्थ की साइड पे। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट ले ली हमने ए और बी, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से अप्लाई होगा। अगर हम पहली केस के अंदर देखो, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास जो है उसको हम डबल कर दें तो क्या होगा। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल, डबल कर दें या ट्रिपल कर दें, इस डिस्टेंस को अगर हम डबल या ट्रिपल कर दें, ठीक है, तो क्या होगा। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे पूछा था मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, हमको ये फॉर्मूला पहले से आता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो फोर्स इज डबल इफ m1 और m2 इज डबल्ड, फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा अगर हम m1 m2 को क्या कर देंगे, डबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमसे सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, अगर हम ए और बी ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम डबल या ट्रिपल कर देंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। अगर फोर्स क्या हो जाएगा हमारा 1/4 टाइम्स हो जाएगा अगर हम ओरिजिनल वैल्यू का जो डिस्टेंस है उसको डबल कर देंगे या फिर क्या कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए पार्ट, द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल, अगर दोनों के मास को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा, फोर्स बिकम 4 टाइम्स, सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या इंपॉर्टेंस है, जिस तरीके से अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इस चीज को कौन एक्सप्लेन करेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उसी तरीके से जो मून हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है कॉन्स्टेंटली, वो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल का क्या मतलब है, फ्री फॉल की एक्सेलरेशन कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो हमको पता है, जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू कहाँ से है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल, ठीक है। फ्री फॉल के टाइम पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू वी कॉल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम उसको कहा जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखेंगे, अमित बाय फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड, ही hands over the same when he beat him to the equator, will the friend agree with the weight of gold brought, if not why। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिपीट भी होता है। देखो वेट हमको पता है किसके इक्वल होता है, मास इंटू ग्रेविटी, mg के इक्वल होता है, मास इंटू ग्रेविटी के इक्वल होता है हमारा वेट। सिंस द वैल्यू ऑफ g इज ग्रेटर एट द पोल्स, पोल्स के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टार मार्क करना। सिंस द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स, पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है देन दैट एट द इक्वेटर्स, इक्वेटर्स के कंपैरिजन में। सो द वेट ऑफ गोल्ड एट पोल will be greater than the weight of gold at equator, hence his friend will say that the weight of gold is less than as told by the Amit, क्योंकि जो हमारी पोल्स के ऊपर वैल्यू है वो डिफर करेगी कंपेरेटिवली इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू, क्लियर। बट हमारा जो कैपिटल जी होता है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो हमेशा सेम ही रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, बट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हमारी चेंज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल्स स्लोअर देन दैट ऑफ द क्रम्पल्ड बॉल। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन था ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, है ना, तो इसको फटाफट देख लेते हैं एक बार, इसको मैंने अच्छे से समझाया था आपको। सिंस द एरिया ऑफ अ शीट ऑफ पेपर इज मोर देन द एरिया ऑफ पेपर क्रम्पल्ड इनटू अ स्मॉल, therefore a sheet of paper will experience more force due to air, यानी कि फोर्स, एयर का जो फोर्स आने वाला है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, वो क्या होगा, ज्यादा होगा कंपैरेटिवली हमारे क्रम्पल्ड बॉल के, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ये पेपर ले लिया, इसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है, देखो, एक क्रम्पल्ड बॉल ले ली, ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया कम है, तो फोर्स जो एयर फ्रिक्शन होगी वो इस वाले पेपर के ऊपर ज्यादा लगेगी, क्योंकि हमारा जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द surface of moon is only 1/2 as strong as the gravitational force on the earth. What is the weight of newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? सिंपल सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे पहले तो वेट निकाल लेंगे, अर्थ के ऊपर mg के इक्वल होता है, मास हमको दे रखा है, g की वैल्यू हमको पता है 9.8, कितनी आएगी, 98 न्यूटन, हमारा आंसर आ गया। हमको पूछा है अर्थ के ऊपर कितनी होगी, अब हमको ना, मैंने आपको लेक्चर में बताया था 1/6 हो जाता है, तो 1/6 कितना हो जाएगा, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 13.33 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली ऊपर उसको फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, मैक्सिमम हाइट आपको कैलकुलेट करनी है इसकी। दूसरा आपसे पूछा गया है द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न द सरफेस, और क्या फाइंड आउट करना है,
टाइम भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे दी है, u की वैल्यू कितनी दे दी है 49 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट हाइट पे जाने के बाद हमको पता है सबसे ज्यादा जब हाइट हो जाती है उस टाइम पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो हमारी जीरो हो जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हमको पता है, साइन ऑफ कन्वेंशन वापस आएगी, तो जी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, साइन क्या ध्यान रखना -9.8 हम यहाँ पे लिखने वाले, -9.8 हमारी वैल्यू हो जाएगी। यूजिंग फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, एक्सेलरेशन की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, g। ठीक है, 2gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हमको चाहिए हाइट, तो 2g को हमने इसके नीचे भेज दिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है, v हमारा 0 हो गया, u को हमने कितना लिख दिया 49 इंटू में 49। समझ में आ रहा है ना, देखो क्या लिखा 49 इंटू 49 अपॉन में g की वैल्यू हमारी -9.8 थी, इंटू में 2 हो गया। तो हमारा जो आंसर आया ना, हाइट मैक्सिमम हाइट जो हमसे पूछी गई थी वो कितनी आ गई 122.5 मीटर्स। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट पार्ट इज यूजिंग v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया पहले ये देखते हैं, द टोटल टाइम टेकन, टाइम हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यहाँ पे लगाएंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस at, a की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया g। ठीक है, वी गेट टाइम t इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन में a, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 5 सेकंड्स हमारा आंसर आ गया। क्लियर, बस यही दो पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिए थे, हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट, हाइट आपको दे दी गई है यहाँ पे कितनी है 19.6 मीटर्स। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले। क्लियर। अब यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से टॉप से फेंका ना, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हो गई 0। डिस्टेंस हाइट हमको दे दिया है कितना 19.6 मीटर्स इसने कवर किया है। एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर बात करते हैं तो हम 9.8 लेंगे और फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, ये हमारी क्या होगी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई है। ठीक है, हमको यहाँ से क्या मिला, v स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, u स्क्वायर की वैल्यू 0 है, 2 की जगह पे 2g की जगह पे वैल्यू पुट करी और h की जगह पे हमने 19.6 वैल्यू पुट करी। हमारा आंसर आ गया 348.16, 348.16। अब क्या करेंगे, v निकालना है ना, तो ये जो स्क्वायर रूट था इसको ऊपर भेज दिया हमने, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 19.6। कितना आंसर आ गया हमारा 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन को ऊपर की साइड पे फेंका विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड इज कॉट बैक टेकिंग g की वैल्यू आपको 10 लेनी है, इसके अंदर बता दिया फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी हमको यहाँ पे गिवन है कितनी 40 मीटर पर सेकेंड, g की वैल्यू हमको दे दिया कितना आ गया 10। ओके, अब यहाँ पे हमको देखो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे हमको पता है 0 ही होगी, हमने पुट कर दिया, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस में लगाते आ रहे हैं, 2gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। h यहाँ से निकाला, v स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, u स्क्वायर की वैल्यू 40 दे रही है तो 40 का हमने स्क्वायर कर दिया। g की वैल्यू हमने 10 पुट करी और हमने यहाँ पे 2 यहाँ पे माइनस 10 आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। साइन ऑफ कन्वेंशन का प्लीज जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 80 मीटर्स। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा, मैक्सिमम हाइट रीच, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, टोटल डिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, हाइट हमने निकाल ली यहाँ पे। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, द स्टोन आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट फॉल्स डाउन एंड रीचेस द ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी स्टोन की, गिर तो नीचे रहा है ना, ठीक है, उसको फेंका फिर वो नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, ठीक है 0 हो गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड की अगर बात करते हैं तो हाइट कितनी है निकाली हमने 80 मीटर निकाली है, एक बार जाएगा फिर नीचे आएगा तो 80 + 80 हम दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 160 मीटर आंसर आ गया। सिंपल। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है, क्योंकि सेम पाथ फॉलो करके सेम जो पॉइंट है वहाँ पे सेम पे ही आ रहा है वो, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ इज, मास ऑफ अर्थ हमको दे रखा है, सन का मास भी दे रखा है हमको, ठीक है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू वो भी दे रखा है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है भाई, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, बट यहाँ पे जो r स्क्वायर है ना वो रेडियस ऑफ अर्थ नहीं आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ जब आता है जब अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ के सरफेस, ये मान लो अर्थ है, दिस इज अर्थ, अब ये जो हम निकाल रहे हैं ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे है, तब यहाँ पे हम
डायरेक्टली जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, मैंने ये चीज आपको क्लास में भी बताई थी। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर ना लेके क्या लेंगे, डी स्क्वायर लेंगे, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्योंकि डिस्टेंस अब यहाँ पे ज्यादा है, नेग्लिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू हमने पुट करी, मास ऑफ अर्थ हमको दे रखा है, मास ऑफ सन भी दे रखा है, डी यानी कि क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स भी दे रखा है हमको। ठीक है, 1.5 × 10⁻11 उसका हमने स्क्वायर कर दिया। सिंपल सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3.6 × 10⁻22 न्यूटन्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, 100 मीटर हाइट है, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. जो दोनों स्टोन्स फेंके गए हैं वो कौन से पॉइंट पे मिलने वाले हैं हमें बताना है, और जी की वैल्यू हमको लेनी है 10। अब इस केस में इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो आपको फिगर दे रखी है उसको हम समझने वाले हैं। हमको टोटल हाइट दे दी है, स्टोन को अलाउ किया है फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 100 मीटर। तो 100 मीटर पूरी टावर की हाइट है आपके। ठीक है, पूरे टावर की हाइट, टोटल हाइट कितनी है, 100 मीटर्स है। क्लियर, सही है जी। एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड अवे। ठीक है, अब एक स्टोन तो नीचे से ऊपर, ग्राउंड से ऊपर की साइड पे फेंका गया है, और एक स्टोन को ऊपर से नीचे की साइड पे फेंका गया है। अब पूछा है कि ये दोनों, ऐसा पॉइंट बताओ जब ये दोनों मिल जाएंगे, उस पॉइंट को हमें बताना है। ठीक है, ओके। टोटल हाइट को हमने क्या मान लिया, h मान लिया। अब यहाँ पे देखो लेट t, हमने ना लेट कर लिया, t इज द टाइम आफ्टर विच बोथ स्टोन्स मीट। ठीक है, t वो टाइम है जिसके बाद दोनों स्टोन क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और h क्या है, हाइट, h इज द डिस्टेंस ऑफ स्टोन्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, हाइट क्या है, ये हो गया। मान लेते हैं कि ये जो है ना, नीचे जो ऊपर से नीचे की साइड पे फेंका है, उसकी जो उसको फेंकने का जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया है h। ठीक है, तो ये वाला बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल हमारा 100 था ना, हमने इतना डिस्टेंस कितना ले लिया h, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस में h हो जाएगा, 100 माइनस में h हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे 100 माइनस h क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टेड स्टोन। एक स्टोन जिसको ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं उसने h कवर किया, ऊपर से नीचे फेंका, वो कैसे, नीचे से ऊपर जिसको फेंका है वो क्या हो जाएगा, देखो टोटल में से h माइनस कर देंगे, 100 माइनस h आ जाएगा। तो 100 माइनस h समझ में आया, t समझ में आया, h भी समझ में आया। सिंपल है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ at स्क्वायर। s की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे h लिख दिया है। h क्या है, हाइट। क्लियर, u हमको दे रखा है हाफ, g की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, फॉर द स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप, टॉप से अगर उसको फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगी हमारी 0, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया हाफ। g की वैल्यू हमने 10 लेनी है, t टाइम जो है हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। क्लियर, सही है जी। अब यहाँ पे वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद क्या आ गई है, हाइट इज इक्वल्स टू, हाइट जो है वो कितनी कवर हुई है, 5t स्क्वायर कवर हुई है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, फॉर स्टोन प्रोजेक्टेड अपवर्ड, जिस स्टोन को ऊपर की साइड पे फेंका है उससे क्या होगा, देखो 100 माइनस में h इज इक्वल्स टू 25t इंटू में हाफ माइनस 10t स्क्वायर। अब ये क्या आया, देखो हाइट की जगह पे बस हाइट की वैल्यू पुट कर दी हमने, कितनी होगी भाई 100 माइनस h। किसके लिए निकाल रहे हैं, जिस स्टोन को हमने नीचे से ऊपर फेंका है। ठीक है, उसकी कितनी हो जाएगी 100 माइनस h। ठीक है, क्लियर है जी। आगे क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी उसकी हमको दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड। देखो 25 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, ओके। यू भी लिखा और टी की जगह पे हमने टी भी लिखा है यहाँ पे। क्लियर, अब यहाँ पे देखो हाफ जी की वैल्यू हमको दे रखा है, -10 लेना है और टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये क्या बनेगी, 100 माइनस h इज इक्वल टू 25t माइनस में 5t स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया हमारा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे ऐड। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करा, हमारा आंसर क्या आ गया, 100 माइनस में 25t। ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है। 100 इज इक्वल टू 25t की वैल्यू आ गई। टी की वैल्यू हम यहाँ से क्या नहीं निकाल सकते क्या, 100 अपॉन में 25 इज इक्वल्स टू टी। यहाँ से हमारी टाइम की वैल्यू निकल जाएगी। और हमें निकालना क्या था, यही तो निकालना था, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। क्लियर, उससे हमने क्या निकाल लिया, देखो हमने टाइम निकाल लिया है हमारा 4 सेकेंड्स। क्लियर, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब हमको ये फाइंड आउट करने के मिले कहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ t 4 सेकेंड इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने जब t की वैल्यू पुट करी तो हमें हाइट पता चल गई ना, किसकी, हमें ये वाली हाइट पता चल चुकी है, इतनी हाइट। यानी कि जब ये इसकी इतनी हाइट होगी तो हम ये वाली हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस कर देंगे ना h में से। तो हमने h फाइंड आउट कर लिया कितना, 80 मीटर्स। तो दस बोथ द स्टोन्स विल मीट एट द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, टॉप से जब हम देखेंगे तो 80 मीटर्स पे दोनों स्टोन मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉल थ्रोन
अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड्स। टाइम दे दिया 6 सेकंड के बाद वो क्या आ रही है, वापस आ रही है। फाइंड ए द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप एंड बी द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। क्लियर। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए कितना चाहिए टाइम, हमें 3 सेकेंड चाहिए। नेक्स्ट है v इज इक्वल्स टू 0 एट द मैक्सिमम हाइट, a इज इक्वल्स टू g इज इक्वल्स टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके क्लियर। हमको निकालना क्या है, हमको u निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे लगाने वाले, a की जगह पे हम लिखने वाले g, और साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9.8 इंटू में 3। क्लियर, सही है जी। अब यहाँ पे हमें u फाइंड आउट करना है, तो कितना आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायोंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्जेस इन अ लिक्विड एक्ट्स। अपवर्ड डायरेक्शन, सिंपल, ऊपर की साइड पे ही तो लगता है अप थ्रस्ट, बायोंट फोर्स ऊपर साइड लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर द वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द अप थ्रस्ट एंड बायोंट फोर्स। सिंपल, ठीक है, एक ही आपको वर्ड लिख के आना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस इज, वॉल्यूम हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1, डेंसिटी ऑफ वाटर, हमेशा इसकी ना वैल्यू याद रखना, डेंसिटी ऑफ वाटर की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, तो इसके लिए हमें डेंसिटी निकालनी पड़ेगी किसकी, ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा आएगी तो सिंक करेगा, वाटर की जितनी आ रही है या वाटर से कम आ रही है तो फ्लोट करेगा। सिंपल सी बात है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम हमको दे रखा है, मास हमको दे रखा है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, हमको फॉर्मूला आता है। मास की वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू पुट करी, कितना आ गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। देखो अब ये जो वैल्यू आई है ये 1 से तो ज्यादा है ना, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है, यानी कि ऑब्जेक्ट विल सिंक। क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैक इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर। जो पैकेट है वो फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द पैकेट, कितना मास उसने डिस्प्लेस किया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पे लगने वाला है। देखो मास हमको दे रखा है, वॉल्यूम हमको दे रखा है, हमने डेंसिटी फाइंड आउट कर लेनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, 500 ग्राम्स अपॉन में 350 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर हमारा। सिंस द डेंसिटी ऑफ द पैकेट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर सो द पैकेट विल सिंक। पहली बात तो हमको यही बतानी थी कि सिंक करेगा या नहीं करेगा, डेंसिटी को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है। अब मास ऑफ वाटर डिस्प्लेड, दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ पैकेट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 350 इंटू 1 इज इक्वल टू 350 ग्राम्स। क्लियर। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।